Good morning, student. This is Sagar sir. We have studied till first paragraph of chapter second of history. We will start this video with the topic of arrival of trading companies. अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज मतलब व्यापारिक कंपनियों का आगमन। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किस प्रकार एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ विशेषाधिकार प्रदान कर उन्हें भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ दूसरे यूरोपीय देश भी भारत आए और भारत के साथ व्यापार किए। व्यापार करने के क्रम में उन लोगों का लाभ जो है वह घटता है, आपस में सभी देशों के बीच टसन होता है और किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह एक अपने शासन का त्याग कर व्यापारिक मकसद को त्याग कर किस प्रकार से एक प्रशासक के रूप में उभर कर सामने आता है। From the 17th century onward, trading companies from Portugal, Holland, England, France and Denmark began to set up their base in India. 17th सेंचुरी के उत्तरार्ध में या वहीं से ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनियां जैसे कि पुर्तगाल से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से और फ्रांस तथा डेनमार्क से भारत में आना शुरू कर देती है और अपना बेस कैंप स्थापित करने लगती है। दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वे अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने लगते हैं, स्पेशली इन द कोस्टल एरिया, खासकर तटवर्ती इलाकों में। दीज सेंटर्स वेर कॉल्ड फैक्ट्रीज, ये सेंटर जो है उनके फैक्ट्रीज कहलाते हैं। नॉट बिकॉज एनीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड देयर बट बिकॉज द ऑफिशियल ऑफ द कंपनीज वेर कॉल्ड फैक्टर्स। उनके व्यापारिक केंद्र को फैक्ट्री इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वहाँ कोई सामान बनते हैं, कोई मैन्युफैक्चर्ड होता है, बल्कि उनके जो अधिकारी हैं उन्हें उनके भाषा में फैक्टर कहा जाता है और फैक्टर के रहने का जगह को उन लोगों ने फैक्ट्री कहा, इसीलिए उनके व्यापारिक केंद्रों का नाम फैक्ट्री दिया गया। दिस फैक्ट्री कंसिस्टेड ऑफ ऑफिशियल एंड गोडाउन। इन फैक्ट्रियों में जो ऑफिसेज होते थे, अधिकारी के ऑफिसेज होते थे, कार्यालय होते थे और उसके साथ साथ वहां पर गोडाउन होता था। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो हैड द हाउस ऑफ द ऑफिशियल एंड रेसिडेंट क्वार्टर्स फॉर द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हु कम फॉर ट्रेड। अधिकतर अधिकारियों का घर और रेसिडेंशियल क्वार्टर मतलब रहने का क्वार्टर वहां पर होता था, किनके लिए? तो उन व्यापारी और सौदागरों के लिए जो भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। ओवर टाइम सम फैक्ट्रीज वेर फोर्टिफाइड, समय के साथ साथ कुछ फैक्ट्रियों को फिर किलेबंदी भी की जाती है। आगे वो अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए वो अपने फैक्ट्री के चारों ओर किलेबंदी भी करने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड राइवलरी, मतलब व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज vying good for good such as spice, pepper, cloves, cardamom, cinnamon, cotton, silk, indigo, saltpeter and so on led to interest rivalry among them। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनी के होने के कारण चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए उनके बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ तीव्र व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता भी शुरू हो गई, क्योंकि उस समय भारत जो है
या पूर्व के अन्य देश जो थे वह मसाला जैसे कि गोलमरीच, लौंग, इलायची, दालचीनी और इसके साथ साथ कपास, सिल्क, नील, ये सब के बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर यूरोप के विभिन्न देश आते थे और उनके साथ इन सामानों का खरीद बिक्री करते थे। जब बहुत सारे देश हो गए तो उनके बीच में इन सामानों को खरीदने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और इसी दौरान उन लोगों के बीच में और इन्हीं सब परिस्थितियों ने उनके बीच में बहुत तीव्र प्रतिस्पर्धा या दुश्मनी शुरू कर दी। ऑल ऑफ देम वांटेड to buy these goods at low price in India and sell them at very high price elsewhere, particularly in Europe. हर व्यापारिक कंपनी चाहता था कि भारत से वह कम दाम में इन सामानों को खरीदे और कहीं पर भी, खासकर यूरोप में, इन्हें ज़्यादा दाम पे बेची। Since profit from trade were huge, each European country vied for a great share of this trade. चूँकि इन व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता था, प्रत्येक यूरोपियन कंट्री जो थे वह चाहते थे कि इस व्यापार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, ज़्यादा हिस्सा प्राप्त कर सके लाभ का। However, the quantum of trade was not sufficient to sustain all the company, जबकि सभी यूरोपियन कंपनी जो है पर्याप्त मात्रा में इस व्यापार को नहीं कर पा रहे थे, सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, रख नहीं पा रहे थे। लिटिल बाय लिटिल द प्रॉफिट अर्न बाय देम बिगेन टू श्रिंक, तो उनके द्वारा जो लाभ हो रहा था वह धीरे धीरे घटता गया। जब बहुत सारे व्यापारी हो गए, बहुत सारे व्यापारिक कंपनी हो गए, उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जो लाभ पहले उन्हें मिलता था उसको वो सस्टेन नहीं कर पाए, रख नहीं पाए और धीरे धीरे उनका जो लाभ था वह घटता गया। द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट वाज टू एलिमिनेटिंग कंपिटिटर एंड इंश्योरिंग ए ट्रेड मोनोपोली। इसका एक ही मात्र उपाय बच गया था कि किसी तरह से जो कंपिटिटर्स है, जो प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका जाए और अपने व्यापारिक एकाधिकार को विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। द कंपनीज विच हैड द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट सेट आउट टू डू जस्ट दैट। क्योंकि कंपनी को अपने देश का भी समर्थन प्राप्त था, उसके सरकार का भी समर्थन प्राप्त था, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा कर पाया। They built their own armies and were not averse to using force to achieve their goal. उन लोगों ने अपना आर्मी तैयार किया और यह आर्मी केवल अपने बचाव के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे जो भी करना पड़ता था वे करते थे। In course of time, the Portuguese, the Dutch and the Deccan were ousted from the Indian trade. समय के साथ साथ पुर्तगाली, डच और डेन्स जो है या डच जो है, उन्हें जो है इस भारतीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बाहर कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच बिकम द की प्लेयर, और इंग्लिश और फ्रेंच जो है वह इसके प्रमुख व्यापारी बन जाते हैं। डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड यूरोप, और इंडिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। थैंक यू।